स्वागत है। मैं हूं रमा त्यागी। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं हेडलाइंस के साथ। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को लगाई फटकार, कहा आपको कैसे पता कि चीन ने हमारी जमीन हड़पी। भाजपा ने कहा सेना का लगातार अपमान करना कांग्रेस की पहचान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में अस्पताल जाकर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन को अर्पित की श्रद्धांजलि। राज्यसभा में भी दी गई श्रद्धांजलि। सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित। राष्ट्रपति समेत कई नेताओं ने जताया दुख। फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनांड मार्कोस 5 दिवसीय भारत दौरे पर। विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ मुलाकात। यात्रा का मकसद द्विपक्षीय संबंधों को देना है नया आयाम। बिहार के युवाओं को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एक और तोहफा। नियुक्तियों में राज्य के युवाओं को मिलेगी प्राथमिकता। प्रदेश में शिक्षकों की नियुक्तियों में डोमिसाइल नीति लागू। और भारत ने ओवल टेस्ट में दर्ज की रोमांचक जीत। इंग्लैंड को 6 रन से मात देते हुए सीरीज की 2-2 से बराबर। मोहम्मद सिराज ने मैच में 9 तो वहीं प्रसिद्ध कृष्णा ने 8 विकेट किए अपने नाम। और अब विस्तार से समाचार। संसद में सोमवार को लोकसभा से जुड़े कई महत्वपूर्ण सवालों के लिखित जवाब दिए गए, जिसमें शिक्षा, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय से जुड़े सवाल और जवाब शामिल रहे। लोकसभा में शिक्षा मंत्रालय से जुड़े एक प्रश्न का लिखित जवाब की जानकारी देते हुए जानकारी दी गई कि मिशन मोड में कुल 28,240 शिक्षक पद भरे गए हैं, जिसमें केंद्रीय विद्यालय संगठन ने मिशन मोड के तहत 11,733 शिक्षक नियुक्त किए हैं। नवोदय विद्यालय समिति ने 2007 शिक्षकों की भर्ती की है। केंद्र सरकार के अधीन उच्च शिक्षण संस्थानों में 16,507 फैकल्टी पदों की नियुक्ति की गई है। इनमें से स्कूलों में महिला शिक्षकों की भागीदारी 53.33% है। उच्च शिक्षा संस्थानों में 43.40% महिला फैकल्टी कार्यरत हैं। केंद्रीय विद्यालय संगठन में महिला भागीदारी 49.32% और नवोदय विद्यालय समिति में 34.81% है। लोकसभा में एक दूसरे प्रश्न के लिखित जवाब में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने बताया कि वर्ष 2017-18 में देश में बेरोजगारी दर 6% थी, जो 23-24 में घटकर 3.2% रह गई है। कार्यशील जनसंख्या अनुपात 2019-20 के 50.9% से बढ़कर 2023-24 में 58.2% हो गया है। सरकारी कंपनियों में 2023-24 में कुल 15.19 लाख कर्मचारी कार्यरत हैं। सबसे अधिक कर्मचारी महाराष्ट्र में 1.68 लाख, पश्चिम बंगाल में 1.35 लाख और झारखंड में 1.31 लाख हैं। रोजगार बढ़ाने को सरकार ने पीएम रोजगार योजनाएं व एनसीएस पोर्टल के माध्यम से 6.43 करोड़ नौकरियां जोड़ी हैं। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय से संबंधित एक अन्य लिखित जवाब में जानकारी दी गई कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार दर 2019-20 के 53.3% से बढ़कर 2023-24 में 62.1% हो गई है। तमिलनाडु में यह दर इसी अवधि में 59.8% से बढ़कर 63.1% दर्ज की गई है। ग्रामीण भारत में 59.8% लोग कृषि, 12.5% निर्माण और 8.3% व्यापार से जुड़े हैं। तमिलनाडु में केवल 41.2% लोग कृषि जबकि 21.5% लोग निर्माण क्षेत्र में कार्यरत हैं। रोजगार का यह आंकड़ा 2023-24 रिपोर्ट पर आधारित है। ऋषि कुमार के साथ अनुज यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली। सेना पर टिप्पणी के मामले में सुप्रीम कोर्ट से फटकार खाने के बाद लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर चौतरफा हमले हो रहे हैं। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने उन पर तंज कसते हुए कहा कि अगर वो सच्चे भारतीय होते तो ये सब बातें ना कहते। पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया एक्स पर अपने एक पोस्ट में लिखा कि सशस्त्र बलों के खिलाफ अशोभनीय टिप्पणियों के लिए राहुल गांधी पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय की तीखी टिप्पणी एक बार फिर साबित करती है कि विपक्ष के नेता के लिए भारत का सम्मान और अखंडता प्राथमिकता क्यों नहीं है। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने राहुल गांधी, गांधी परिवार और कांग्रेस पार्टी पर विदेशी ताकतों के सामने
सर झुकाने और मोदी सरकार के राष्ट्र को सर्वोपरि रखने के संकल्प से विचलित होने का आरोप लगाया। उन्होंने लिखा, उनके परिवार और कांग्रेस पार्टी ने विदेशी ताकतों को अपनी शर्तें थोपने की अनुमति देकर भारत के हितों को कुचला है। वे मोदी सरकार के राष्ट्र को सर्वोपरि रखने और एक लचीले और आत्मनिर्भर राष्ट्र के रूप में वैश्विक स्तर पर हमारी स्थिति को मजबूत करने के संकल्प से विचलित हैं। पीयूष गोयल ने लिखा, राहुल गांधी बिना किसी सबूत या जवाबदेही के गोली मारो और भाग जाओ की रणनीति अपना रहे हैं। अब समय आ गया है कि वे खुद से पूछें, क्या वे सचमुच भारतीय हैं। सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को उनकी आपत्तिजनक टिप्पणी पर फटकार लगाई। इस पर भाजपा सांसद कंगना रनौत ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी हमेशा भारत के खिलाफ ही बोलते हैं, उनकी मानसिकता भारत विरोधी है। राहुल गांधी जी जो है हमेशा ही भारत के अगेंस्ट, और चाहे वो इकोनॉमी हो, चाहे वो हमारे डिफेंस फोर्सेस हो, चाहे वो हमारी किसी कोई जो दुश्मन देश हैं उनके पक्ष में बोलना हो, हमने हमेशा देखा है कि वो हमेशा जो है वो एंटी इंडिया उनकी सोच है और भारत के अगेंस्ट हमेशा बोलते हैं। तो ये एक बहुत ही वेलकम मूव है बाय द सुप्रीम कोर्ट कि उन्होंने उनको इस तरह की फटकार लगाई है। अब आने वाले समय में भी है और लोगों को भी ध्यान रखना चाहिए कि वो भारत की अस्मिता को, अखंडता को और सबसे ज्यादा तो उनके मनोबल को किसी तरह की ठेस न पहुंचाए। बिहार के युवाओं को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक और बड़ा तोहफा दिया है। सीएम ने बिहार में होने वाली नियुक्तियों में राज्य के युवाओं को प्राथमिकता देने के लिए डोमिसाइल नीति लागू कर दी है। शिक्षक बहाली के लिए होने वाले टियर 4 की परीक्षा में इसे लागू किया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया के माध्यम से बताया है कि इसे लेकर शिक्षा विभाग को संबंधित नियम में आवश्यक संशोधन करने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने बताया कि साल 2025 में टियर 4 और साल 2026 में टियर 5 की परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। इसके साथ ही साल 2026 में टियर 5 की परीक्षा होने से पहले सीटेट का भी आयोजन किया जाएगा। इस फैसले का सत्ताधारी जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी ने स्वागत किया है। बिहार में डोमिसाइल नीति लागू करना माननीय नीतीश कुमार जी का एक बहुत ही स्वागत योग्य और शानदार कदम है। निश्चित रूप से इस बिहार में अधिक से अधिक और नौकरी के सृजन होंगे। बिहार के लोगों को नौकरी में भाग देने का मौका लगेगा और ये बहाली टीआरई 4 से ही लागू होने जा रहा है। ये योजना डोमिसाइल नीति टीआरई 4 से ही लागू होने जा रहा है। निश्चित रूप से मुझे लगता है कि बिहार के शिक्षकों में अति उत्साह होगा, अति खुशी होगी सरकार के फैसले से, क्योंकि उनका बहुप्रतीक्षित मांग था, इस पर एनडीए बहुत दिनों से विचार कर रहा था और आज उनकी इस मांग को भी पूरा किया गया। नीतीश कुमार जी ने राज्य हित में टीआरई 4 और टीआरई 5 के कालबद्ध शिक्षकों की बहाली की घोषणा की और डोमिसाइल की नीति का लागू करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया। अब सवाल विपक्ष के कोटे में दरपेश है कि बिहारी युवाओं के लिए तो हमने ये फैसला ले लिया, लेकिन अब विपक्ष खासकर राष्ट्रीय जनता दल यह नजीर पेश करे कि हरियाणा से लाकर के राज्यसभा आप नामित करते हैं, बिहार के कार्यकर्ता की हकमारी करते हैं, उनको डोमिसाइल का हक दीजिए। फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस 5 दिन की भारत की आधिकारिक यात्रा पर नई दिल्ली पहुंच गए हैं। विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा ने एयरपोर्ट पर उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। उनका भारत दौरा 8 अगस्त तक चलेगा। साल 2022 में राष्ट्रपति पद संभालने के बाद राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस पहली बार भारत की यात्रा पर आए हैं और भारत की धरती पर कदम रखते ही उन्होंने भारत को फिलीपींस का अनमोल दोस्त बताया। उन्होंने कहा कि उनकी भारत यात्रा फिलीपींस के लोगों के लिए बेहद फायदेमंद साबित होगी। इस बीच विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने फिलीपींस के राष्ट्रपति से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों की प्रगति पर चर्चा की। बुलेटिन में फिलहाल लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। पता है, आई वॉज अ ब्राइट स्टूडेंट। कुछ करना चाहती थी, कुछ बनना चाहती थी। आप अपना खुद का स्टार्ट कीजिए ना। खुद का बिजनेस? और इसमें पैसे तो बहुत लगेंगे ना। जीरो इन्वेस्टमेंट। जीरो इन्वेस्टमेंट? हाँ, आई एम डूइंग इट। मैं एक प्रिंसिपल मैडम। शी इज माई क्लाइंट। मैं LIC एजेंट हूँ। LIC एजेंट बनो? अब
बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया होंगे स्टील। करीमगंज वन प्रमंडल के 6 आरक्षित वन क्षेत्रों में से लगभग 3000 हेक्टेयर भूमि पर अवैध अतिक्रमण की पुष्टि हुई है। ये जानकारी करीमगंज वन विभाग के जिलाधिकारी अमल राव साहब बोरहाड़े द्वारा हाल में जारी आंकड़ों में सामने आई है। कुल आरक्षित भूमि लगभग 48,000 हेक्टेयर है। अतिक्रमण जिन वन क्षेत्रों में हुआ है वे पठारिया, तिलभूम, लौंगई, बादशाही, जोहालिया और सिंगला आरक्षित वन जैसे पर्यावरणीय दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण इलाके हैं। अतिक्रमण की बढ़ती घटनाओं विशेषकर सिंगला आरक्षित वन क्षेत्र में इसके मद्देनजर चिरागी स्थित क्षेत्रीय वन अधिकारी कार्यालय ने 25 परिवारों को बेदखली नोटिस जारी किया है। नोटिस में कहा गया है कि संबंधित लोग 1 माह के भीतर जमीन खाली करें, अन्यथा कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वन विभाग ने स्पष्ट किया है कि यह कार्रवाई वन क्षेत्र की बहाली और संरक्षण के व्यापक अभियान का हिस्सा है। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि निर्धारित समय में जमीन खाली नहीं की गई तो कानूनी और प्रशासनिक कार्रवाई तेज की जाएगी। रिजर्व फॉरेस्ट लैंड जो है वो 48,056 हेक्टर है और इसमें एज पर द ऑफिस रिकॉर्ड जो अवेलेबल है इसमें 3,377 हेक्टर जो एरिया है वो एनक्रोचमेंट है। ये लोंगाई रिजर्व फॉरेस्ट है, फिर आपका बादशाह टीला रिजर्व फॉरेस्ट है, दोहालिया रिजर्व फॉरेस्ट है, सिंगला रिजर्व फॉरेस्ट है, पतारिया फॉरेस्ट है और तिलभूम रिजर्व फॉरेस्ट है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनके बेटे चैतन्य बघेल को शराब घोटाले से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। शीर्ष अदालत ने दोनों की याचिकाओं पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया और कहा कि वे अंतरिम राहत के लिए हाई कोर्ट का रुख करें। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की कि याचिकाकर्ताओं ने एक ही याचिका में PMLA की विभिन्न धाराओं को चुनौती देने के साथ साथ व्यक्तिगत राहत की भी मांग की है, जो प्रक्रिया के अनुरूप नहीं है। कोर्ट ने सवाल किया कि हर प्रभावशाली व्यक्ति सीधे सुप्रीम कोर्ट क्यों आता है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि अगर हर मामला सुप्रीम कोर्ट में ही सुना जाएगा तो बाकी अदालतों का क्या उद्देश्य रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही कहा कि अगर यही चलता रहा तो एक साधारण व्यक्ति और उसके वकील को सुप्रीम कोर्ट में जगह नहीं मिलेगी। अदालत ने हाई कोर्ट को निर्देश दिया कि वो दोनों की अर्जियों पर शीघ्र सुनवाई करे, लेकिन शीर्ष अदालत ने खुद हस्तक्षेप से इनकार किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर टैरिफ लगाने की घोषणा के बाद भारतीय स्टेट बैंक SBI की एक ताज़ा रिसर्च रिपोर्ट ने बड़ा खुलासा किया है। रिपोर्ट के अनुसार इस टैरिफ का असर भारत की तुलना में अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर कहीं अधिक पड़ने की संभावना है। SBI रिसर्च ने चेतावनी दी है कि ये कदम अमेरिका में उच्च महंगाई, कमजोर डॉलर और सकल घरेलू उत्पाद GDP में कमी का कारण बन सकता है। SBI की रिसर्च रिपोर्ट में शुक्रवार को ये अनुमान जताया गया। SBI रिसर्च ने इस टैरिफ को बुरा बिजनेस फैसला बताया क्योंकि इससे अमेरिका की घरेलू मुद्रास्फीति और उपभोक्ता कीमतों पर नकारात्मक असर पड़ेगा, जबकि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला की छिपी हुई ताकतें खुद को समायोजित कर भारत को कुछ राहत देंगी। रिपोर्ट कहती है कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था को भारत से ज्यादा झटका लग सकता है क्योंकि वहां GDP में गिरावट, महंगाई में तेजी और डॉलर में कमजोरी के आसार दिख सकते हैं। SBI रिसर्च का अनुमान है कि इन शुल्कों के कारण अमेरिकी उपभोक्ताओं को सालाना औसतन $2400 का अतिरिक्त बोझ उठाना पड़ सकता है। वहीं कम आय वर्ग के परिवारों पर यह असर अपेक्षाकृत 3 गुना हो सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत अपने निर्यात गंतव्यों में विविधता ला चुका है। हालांकि वित्त वर्ष 2024-25 में अमेरिका 20% हिस्सेदारी के साथ भारत का सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य बना रहा, लेकिन शीर्ष 10 साझेदार देशों का कुल हिस्सा 53% ही है। इससे भारत को अमेरिका पर निर्भरता कम करने में मदद मिलेगी। SBI रिसर्च ने कहा कि जेनेरिक सस्ती दवाओं के बाजार में भारत अमेरिका की लगभग 47% मांग की पूर्ति करता है। यदि अमेरिका उत्पादन को घरेलू या अन्य देशों में स्थानांतरित करता है तो इसके लिए 3 से लेकर 5 साल की जरूरत होगी। इससे अमेरिकी उपभोक्ताओं को दवाओं की किल्लत और मूल्य वृद्धि का सामना करना पड़ सकता है। आयकर विभाग की महत्वाकांक्षी पैन 2.0 परियोजना को LTI माइंट्री लिमिटेड को सौंप दिया गया है। ये परियोजना कैबिनेट की आर्थिक मामलों की समिति से मंजूरी मिलने के बाद अब क्रियान्वयन के चरण में प्रवेश कर चुकी है। इसके अगले 18 महीनों में शुरू होने की संभावना है।
पैन 2.0 परियोजना का उद्देश्य पैन और TAN से जुड़ी प्रक्रियाओं को सरल, तेज और तकनीकी रूप से उन्नत बनाना है। इस पहल से सेवा वितरण को बेहतर बनाने, शिकायत निवारण को डिजिटल रूप से सक्षम करने और नागरिकों को एक ही मंच पर सभी आवश्यक सेवाएं प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है। इस परियोजना के अंतर्गत जो निम्न सेवाएं एकीकृत की जाएंगी उनमें पैन 10 आवंटन जानकारी का अपडेट या सुधार, आधार पैन लिंकिंग, पुनः जारी करने के अनुरोध और ऑनलाइन पैन सत्यापन आदि हैं। वहीं केंद्र सरकार के मुताबिक पैन 2.0 से करदाताओं को बेहतर अनुभव मिलेगा और आयकर प्रणाली को डिजिटल इंडिया मिशन के अनुरूप आधुनिक बनाया जा सकेगा। आज सावन का अंतिम सोमवार है। भगवान शिव की भक्ति को समर्पित सोमवार के दिन देश भर के शिवालयों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती रही। सुबह ही मंदिरों में पहुंचकर जलाभिषेक कर भगवान शिव की आराधना कर रहे हैं श्रद्धालु। आज सावन का अंतिम सोमवार है, यानी भगवान शिव की भक्ति का सावन के माह का सबसे अच्छा दिन और शिव का सबसे प्रिय दिन। मान्यता है कि भगवान शिव को सोमवार का दिन सबसे ज्यादा प्रिय होता है, इसलिए इस दिन भगवान शिव का जलाभिषेक करने से उनकी अपार कृपा मिलती है। आज देश भर के शिवालयों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती रही। श्रद्धालु सुबह से ही मंदिरों में पहुंचकर जलाभिषेक कर भगवान शिव की आराधना करते रहे। गुजरात के सोमनाथ मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। सुबह से ही भक्त भगवान शिव के दर्शन और जलाभिषेक के लिए कतारों में लगे रहे। विशेष रूप से महिलाओं और युवाओं में इस दिन के लिए भारी उत्साह देखा गया। पूरे मंदिर परिसर में हर हर महादेव के जयकारे गूंजते रहे। पौराणिक मान्यता है कि सावन के पूरे महीने भोलेनाथ अपने ससुराल कनखल स्थित दक्षेश्वर प्रजापति में ही निवास करते हैं और यहीं से सृष्टि का संचालन और लोगों का कल्याण करते हैं। कनखल स्थित दक्षेश्वर महादेव मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। लोग सुबह से ही मंदिर में पहुंचकर जलाभिषेक कर भगवान की आराधना कर रहे हैं। हरिद्वार में सुबह से बारिश भी जारी है, हालांकि भक्तों के उत्साह में कोई कमी नहीं देखी जा रही है। तो प्रत्येक सोमवार को दर्शन करने आते हैं, तो यही तो श्रद्धा है। देखो सावन मास चल रहा है, वैसे भी तो भगवान की श्रद्धा में सभी अपने विलीन है। बहुत अच्छा लग रहा है, काफ़ी चेंजेस हो गए हैं। यहाँ पे मैं 4-5 साल बाद आ रही हूँ। यहाँ पे खुले दर्शन हुए हैं, बहुत अच्छे दर्शन हुए हैं। उससे पहले जब कभी हम आते थे तब बहुत ज़्यादा भीड़ भड़का रहता था। भगवान के बहुत आस्था है और सब लोग मतलब कोई ऐसा नहीं है, मेरे को लगता है कि जैसे बारिश पड़ रही है तभी भी मतलब कोई वो ऐसा वो नहीं लग रहा। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक झारखंड के देवघर स्थित बाबा वैद्यनाथ धाम में सावन के अंतिम सोमवार को लाखों कांवड़ियों ने जलाभिषेक किया। सुल्तानगंज से गंगा जल लेकर आए कांवड़ियों की कतार मंदिर परिसर से 18 किलोमीटर दूर कुमेठा तक पहुंच गई। अनुमान है कि 5 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने आज जलाभिषेक किया। पूरा आस्था है भगवान के ऊपर, तो पूरा आस्था ही रहेगा। हम लोग साल दर साल आते हैं। भीड़ कुछ ज्यादा है कि अंतिम सोमवारी है सावन मास का, और बाबा सब पर आशीर्वाद देते हैं। तभी बाबा का परिक्रमा बहुत बड़ा है, जो कि लाखों लाख पर डे आदमी चलते आ रहे हैं। बाबा अच्छे से मनोकामना पूर्ण करते हैं। देखिए पूजा यात्री तो यहाँ लाखों का लाख आ रहा है, सब आदमी संभव नहीं। बाबा का प्रांगण जब पहुँच गया, पंचशूल का दर्शन जब कर लिया, तो सोचो उसका पूजा हो गया, समझ गए। और अभी अर्घा सिस्टम है, अर्घा से जल चढ़ता है। हर आदमी का अपना अपना इच्छा रहता है, इच्छा अपना जो जैसा मन लेके आता वैसा लेके जाता है। सोमवार का विशेष है यहाँ का बेलपत्री, त्रिजन्म तिरनाकारम त्रिनेत्रम त्रियाउदम त्रिजन्म पाप संगारम बेलपत्रम शिवार्पणम। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में भी दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की लंबी कतार देखी गई। रात्रि 2:30 बजे मंदिर के पट खोले गए। इसके बाद 3 बजे बाबा महाकाल की भस्म आरती हुई। इसके बाद लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं ने भी दर्शन किए। महाकाल में अद्भुत दर्शन हुए। महाकाल जी के आखिरी सोमवार था सावन का, एंड इससे ज्यादा बेहतर दर्शन हो नहीं सकते थे। पहली बार भस्म आरती अटेंड करी, वो भी सावन के आखिरी सोमवार को। अविस्मरणीय था, मतलब ऐसा कुछ कभी देखा नहीं और शायद कभी देखने को भी नहीं मिलेगा। 10 साल से मेरी इच्छा थी कि भस्म आरती की मैं दर्शन करूं, और वो बाबा ने आज मुराद पूरी कर दी है। मतलब वो जो पॉजिटिव वाइब होती है ना, वो आज मुझे मिली है। सावन के महीने का शिव भक्तों को इंतजार रहता है। मान्यता है कि सच्चे मन से भगवान शिव की उपासना करने से सभी मुराद पूरी होती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने ग्रीन हाइड्रोजन को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा, ग्रीन हाइड्रोजन एक नए प्रकार का ईंधन है। आने वाले समय में कारें, बसें, ट्रेन, स्ट्रीट लाइट
ग्रीन हाइड्रोजन से चलने वाली हैं। पीएम मोदी के मार्गदर्शन में भारत ग्रीन हाइड्रोजन क्षेत्र में एक नया मानक स्थापित कर रहा है। नेट जीरो भविष्य की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है। बीते 26 मई को प्रधानमंत्री जी ने यहां 10 MW के हरित हाइड्रोजन संयंत्र की आधारशिला रखी थी। केवल 4 महीनों के भीतर 1 मेगावाट मॉड्यूल का चालू होना भारत के हरित हाइड्रोजन इकोसिस्टम में एग्जीक्यूशन के लिए एक नए मानदंड को दर्शाता है। देश के 3 ग्रीन हाइड्रोजन हब्स में से एक कांडला के इस कारखाने में स्वदेशी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होना मेड इन इंडिया मंत्र को मजबूती देता है। बिहार का जिला बेगूसराय, यहाँ का बदला हुआ नज़ारा अब किसी स्वप्न लोक से कम नहीं है। सिमरिया में गंगा नदी पर बने नए 6 लेन के पुल और आसपास के रेत के रेगिस्तान में खड़ी ऊंची ऊंची इमारतें बिहार को लेकर गढ़े गए तमाम प्रचलित आशंकाओं को मुंह चिढ़ा रही हैं। कैसे यहाँ की 6 लेन पुल ने सड़क परिवहन और यातायात को बेहतर बनाने के साथ ही न्यू बिहार की नींव डाली है, जायजा लिया हमारे संवाददाता धीरज कुमार ने। बिहार के बेगूसराय जिले में सिमरिया ओटा के बीच गंगा नदी पर 8.15 किलोमीटर का 6 लेन का पुल बनकर तैयार हुआ है। एशिया का सबसे चौड़ा पुल जो उत्तर और दक्षिण बिहार को जोड़ता है। आसपास के 11 जिलों के यातायात और व्यापार को मजबूती देता है। एक समय था कि हम बेगूसराय से 5 घंटे में पहुंचते थे पटना। आज समय है 1.5-2 घंटा में सिमरिया पुल पर चढ़ते हैं, गोलघाट 1.5 घंटा में पहुंच जाते हैं। सिमरिया कालजयी कवि दिनकर की धरती है। यहीं मिथिला की सीमा समाप्त होती है, गंगा की पावन धारा और मां जानकी का धाम। इतना ही नहीं, अंग्रेजों के जमाने में बना प्रमुख व्यापारिक केंद्र। जब व्यापार का माध्यम नदियां थी, तब भी ये स्थल कोलकाता और पटना के बीच का प्रमुख व्यापारिक केंद्र होता था। गंगा के किनारे रहने के कारण कलकत्ता और पटना सिटी के बीच का ये सबसे महत्वपूर्ण केंद्र बन गया था और बड़ी बड़ी नावें या जहाज़ों के जरिए यहाँ कलकत्ता और पटना सिटी के बीच की जो जगह थी, यहाँ सामान आपूर्ति की जाती थी। कालांतर में जब व्यापार सड़क मार्गों से होने लगे, तब भी सिमरिया व्यापारिक स्थल बना रहा। साल 1959 में गंगा नदी पर राजेंद्र सेतु का निर्माण हुआ। राजेंद्र सेतु ने इस क्षेत्र को औद्योगिक शोहरत दी। तेल शोधक कारखाना, एनटीपीसी और उर्वरक कारखाने खुले। सिमरिया औद्योगिक केंद्र के रूप में फलने फूलने लगा। बाद में राजेंद्र सेतु जर्जर अवस्था में पहुंच गया। व्यापार थम सा गया। सिमरिया पुल बना तो रिफाइनरी का सबसे बड़ा कारखाना खुला, थर्मल पावर स्टेशन बना, फर्टिलाइजर के कारखाने खुले और इस आधार पर इस क्षेत्र का औद्योगिक विकास हुआ। आज सिमरिया पुल की जर्जर अवस्था हो गई। इस कारण से आवागमन, यातायात, व्यापारिक सामानों का इधर से उधर पहुंचाना, ले जाना, ले आना मुश्किल सा हो गया था। 6 लेन पुल के निर्माण ने एक बार फिर सिमरिया को देश के मानचित्र पर ला खड़ा किया है। पुल की सौगात ने व्यापार और परिवहन में नई जान फूंक दी है। आसपास के क्षेत्रों में कारोबार फलने फूलने लगा है। होटल कारोबार में तेजी आ गई है। ढाबों पर सरगर्मी और मैकेनिक की दुकानों पर गाड़ियों की आवाजाही दिखने लगी है। जो हम लोग 6 साल 7 साल से पुल बंदी का हम लोग झेल रहे हैं, उससे तो बहुत बेहतर हो गया है। यहाँ अब मान लीजिए उस पार से इस पार की गाड़ियाँ बहुत आने लगी हैं। लगभग 30% इंक्रीज कर गया है हम लोग का सेल। सशक्त मार्ग से सशक्त और सर्वांगीण विकास हो रहा है। सच मानिए, यहाँ की रौनक न्यू बिहार का नया मॉडल है। इस पुल के निर्माण से न केवल बेगूसराय के कारोबार में इजाफा हुआ है, बल्कि आसपास के 10 से 11 जिलों के बीच में कनेक्टिविटी बढ़ी है। कैमरामैन शिव सुमन के साथ धीरज कुमार, DD न्यूज, बेगूसराय। प्रधानमंत्री की परीक्षा पे चर्चा 2025 के नाम जोड़ी एक बड़ी उपलब्धि। 1 महीने में सर्वाधिक पंजीकरण के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया। परीक्षा पे चर्चा 2025 को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड से किया गया है सम्मानित। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि, 1 महीने में सर्वाधिक पंजीकरण के लिए ये अवार्ड दिया गया है। परीक्षा पे चर्चा 2025 को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड से
सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री की परीक्षा पे चर्चा 2025 के नाम जुड़ी है ये बड़ी उपलब्धि। एक महीने में सर्वाधिक पंजीकरण के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया है। तो ये बड़ी उपलब्धि है। परीक्षा पे चर्चा 2025 को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया है। तो बड़ी उपलब्धि, प्रधानमंत्री की परीक्षा पे चर्चा 2025 के नाम, ये बड़ी उपलब्धि जुड़ गई है। एक महीने में सर्वाधिक पंजीकरण के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया है। तो बड़ी उपलब्धि, परीक्षा पे चर्चा 2025 के नाम, परीक्षा पे चर्चा 2025 को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री की परीक्षा पे चर्चा 2025 के नाम जुड़ गई है। एक बड़ी उपलब्धि, एक महीने में सर्वाधिक पंजीकरण के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया है। परीक्षा पे चर्चा 2025 को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया है। बड़ी उपलब्धि, प्रधानमंत्री की परीक्षा पे चर्चा 2025 के नाम जुड़ी है, ये बड़ी उपलब्धि है। एक महीने में सर्वाधिक पंजीकरण के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया है। परीक्षा पे चर्चा 2025 को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री की परीक्षा पे चर्चा 2025 के नाम, एक बड़ी उपलब्धि जुड़ गई है। एक महीने में सर्वाधिक पंजीकरण के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया है। परीक्षा पे चर्चा 2025 को, परीक्षा पे चर्चा 2025 को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री की परीक्षा पे चर्चा 2025 के नाम, बड़ी उपलब्धि जुड़ गई है। प्रधानमंत्री की परीक्षा पे चर्चा एक महीने में सर्वाधिक पंजीकरण के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया है। ये बेहद लोकप्रिय कार्यक्रम है और परीक्षा पे चर्चा 2025 को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री की परीक्षा पे चर्चा 2025 के नाम, एक बड़ी उपलब्धि जुड़ गई है। अपने आप में ये अनूठा कार्यक्रम लोकप्रिय और अब एक महीने में सर्वाधिक पंजीकरण के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड से इसे सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री की परीक्षा पे चर्चा 2025 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड से सम्मान मिला है। ये बड़ा सम्मान है परीक्षा पे चर्चा और ये एक महीने में सर्वाधिक पंजीकरण के लिए सम्मान मिला है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया है। परीक्षा पे चर्चा 2025 को, परीक्षा पे चर्चा 2025 के नाम, एक बड़ी उपलब्धि जुड़ गई है। परीक्षा पे चर्चा 2025 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड से सम्मानित हुई है। एक महीने में सर्वाधिक पंजीकरण के लिए परीक्षा पे चर्चा 2025 को सम्मानित किया गया है। एक बड़ी उपलब्धि है। एक महीने में सर्वाधिक पंजीकरण के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड से परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम को सम्मानित किया गया है और ये अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। इसके साथ ही ये बहुत लोकप्रिय भी है देश भर के छात्रों में, पेरेंट्स में और अब सर्वाधिक पंजीकरण के लिए परीक्षा पे चर्चा 2025 को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया है। ये बड़ी उपलब्धि, परीक्षा पे चर्चा 2025 की गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया है। हमारे संवाददाता निशांत सौरभ इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निशांत, एक बहुत बड़ी उपलब्धि, प्रधानमंत्री की परीक्षा पे चर्चा 2025 के नाम। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी और इस साल कार्यक्रम का 8वां संस्करण आयोजित किया गया था और इस साल 8वें संस्करण के लिए रिकॉर्ड संख्या में छात्रों और शिक्षकों ने पंजीकरण कराया था। 3 करोड़ 53 लाख से अधिक छात्रों और शिक्षकों ने इस कार्यक्रम के लिए पंजीकरण कराया था, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। इसके अलावा 21 करोड़ से अधिक बच्चों ने इस कार्यक्रम को लाइव टीवी पर देखा था। तो 2018 में जब से इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई उसके बाद से लगातार नए नए रिकॉर्ड बनते गए और हर साल जो पंजीकरण की संख्या लगातार बढ़ती गई और इस बार रिकॉर्ड संख्या में पंजीकरण हुए, जिसकी वजह से आज गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ने इस कार्यक्रम को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड से सम्मानित किया और आज ही जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री और सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव और धर्मेंद्र प्रधान की उपस्थिति में
सर्टिफिकेट सौंपा गया, क्योंकि ये जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का सर्टिफिकेट सौंपा गया है वो माईगॉव और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन यानी शिक्षा मंत्रालय दोनों को सौंपा गया है, क्योंकि ये शिक्षा मंत्रालय की पहल है और जो पंजीकरण होता है वो माईगॉव प्लेटफॉर्म पे होता है। तो निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री की ये जो पहल रही छात्रों के साथ संवाद करने की, छात्रों में जो परीक्षा का तनाव होता है उसको दूर करने की, उनको करियर से संबंधित सलाह देने की, कैसे परीक्षा में बेहतर अंक लाएं, इससे जुड़े हुए जो टिप्स देते हैं प्रधानमंत्री छात्रों को, वो छात्रों के बीच बेहद लोकप्रिय हुआ है। और यही वजह है कि साल दर साल जो पंजीकरण की संख्या बढ़ती गई है। और जब जाहिर तौर पर जब प्रधानमंत्री जैसा उच्च पद पर बैठा हुआ व्यक्ति जब परीक्षा जैसे विषय पर खुद बच्चों से बात करते हैं और उनको मोटिवेट करते हैं, तो बच्चों पर उसका जाहिर तौर पर उसका असर होता है। और उनको बिल्कुल, परीक्षा पे चर्चा ने दिल तो जीता ही और इसके साथ ही अब ये बड़ी उपलब्धि भी हासिल की, ये बड़ा सम्मान भी हासिल किया और अपने आप में ये सम्मान काफ़ी महत्व रखता है। इसके साथ ही इस बुलेटिन में फ़िलहाल इतना ही। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।